हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? मोशन वाला, उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन एंड एक वर्क और एनर्जी पावर वाला। ठीक है ना। तो उन तीनों चैप्टर के बाद में अपन ये चौथा कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, बीच के अंदर पड़ता है सिलेबस के हिसाब से, बट अपन अभी कर रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उनके होने के बाद। एंड अगर अपन 11th का सिलेबस देखते हैं तो उसमें भी ऐसे ही गिवन है। पहले ये वाले चैप्टर दे रखे हैं, उसके बाद में अपना ग्रेविटेशन दे रखा है। एंड इस चैप्टर के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये क्या है, कैसे डेवलप किया गया, कैसे कैसे इसके बारे में सोचा गया, और फिर क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एंड न्यूटन भाई साहब का क्या रोल है इसमें। उन सबसे मिलकर हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत ही शानदार चैप्टर है, मतलब समझ में आने लायक चैप्टर है कुल मिलाकर। तो मैं कुछ एक इवेंट्स बताता हूं जिनको आप थोड़ा सोचने का ट्राई कीजिए एंड सोचिए कि ये क्यों हो रहे हैं। अब ये देखिए, अगर आप 400 500 या न्यूटन के टाइम पर चले जाएंगे तब जाकर सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, है कि नहीं। अभी के लिए सोचना तो आपको पता है कि ये हो रहा है इसलिए हो रहा है, बट उस टाइम के हिसाब से सोच पाना थोड़ा मुश्किल काम था कि क्यों हो रहा है। उन सब को एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या देखा, पहले मैं थोड़ा सा न्यूटन के बारे में बताता हूँ। न्यूटन बड़ा ही एक होनहार विद्यार्थी था एंड मतलब वही गरीब से परिवार का था। उसके पिताजी खेती करते थे एंड उसका खेती में मन नहीं लगा। कुल मिलाकर उसे कैम्ब्रिज पढ़ने का मौका मिला और वो कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए आया। अब क्या हुआ, कैम्ब्रिज पढ़ने के दौरान वहाँ पे एक वो आ गई था महामारी, प्लेग आ गया था। जैसे अपने यहाँ पे कोरोना आया इस टाइम पे, उस टाइम पे क्या आ गया था, प्लेग आया था। तो उससे उनको क्या मिली, 1 साल की छुट्टी मिल गई। एंड उस 1 साल की छुट्टी के दौरान ही एक ऐसी इवेंट हुई कि एक बार न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर के ऊपर आकर एक एप्पल गिरा। अब इस कहानी की कितनी सार्थकता है ये मुझे पता नहीं है, बट आप इसको कहानी की तरह सोचिए ना। ओके, कितनी सच्चाई है ये भी मुझे नहीं पता, बट आप इसको कहानी की तरह याद रखेंगे तो थोड़ा क्या है, माइंड के अंदर क्वेश्चन करने लग जाएगा वो अपने आप ही। आपका माइंड भी क्वेश्चन करना चाहिए, है कि नहीं। और दूसरी बात बता दूं, न्यूटन ने जो काम किया है या न्यूटन ने जो सोचा, ऐसा नहीं है कि उससे पहले किसी और साइंटिस्ट ने नहीं सोचा था। सोचा था, ज्यादा सोचा लिया होगा, बट वो उन फिनोमेना को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाए थे जैसा न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। अगर न्यूटन से पहले कोई कर देता तो हम उसके नाम से पढ़ रहे होते आज, बट पढ़ते रहे होते, सीधी सी बात। तो न्यूटन ने क्या देखा कि उनके सर के ऊपर आके एक एप्पल गिरा, सेब गिरा। अब वो सोचने लग गए थोड़ी देर में कि ये एप्पल मेरे सर के ऊपर गिरा, मतलब ग्राउंड के ऊपर गिरा, नीचे आ गया, नीचे आ गया। इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज जो है वो ऊपर जा रही है, वापस क्या आ जाती है, नीचे आती है। उसने फिर शुरू किया अपना प्रोग्राम। उसने एक बॉल को ऊपर फेंका, वो वापस नीचे आ गई। उसने किसको भी ऊपर फेंक रहा था, वापस नीचे आ रही थी। जोर लगाया बहुत अच्छे से, तब भी वो क्या आ गई, नीचे आ गई। इसका मतलब उसे पता लग गया कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इसे वापस खींच रही है। हम किसी को भी ऊपर फेंक दे रहे हैं, वापस खींच दे रही है। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि वो खींच रही है, तभी उसको चांद दिखाई दिया। अच्छा, तो ये चांद धरती के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा, मतलब हो जाना चाहिए ना भाई, गिर जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज खींच रही है, हर चीज खींची चली आ रही है धरती की ओर, तो हर चीज खींची चली आ रही है। तो ये चांद भी तो गिर जाना चाहिए ना धरती के ऊपर, परंतु ये तो नहीं गिर रहा। ये कैसे हो सकता है, इसको तो गिर जाना चाहिए था। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। फिर और दिमाग लगाया गया, तब जाकर पता चला कि चलो हम एक काम करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, उसको एक रस्सी से बांध लेते हैं और जोर जोर से घुमाते हैं, तुरुक 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 तुरुक। अब जैसे ही घुमाएंगे तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रस्सी से बांधा है ना, वो क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, इसलिए इसकी क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो मोशन वाला चैप्टर याद कीजिए, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या आएगा, फोर्स आएगा ही आएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, वैसे एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा ना। हाँ, उसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं रस्सी को ऐसे खींच के ऐसे घुमा रहा हूं, तो जो रस्सी का टेंशन है वो किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। कुल मिलाकर जहां से मैं घुमा रहा हूं, ऐसा है कि मैं उस पत्थर को अपनी ओर खींच रहा हूं, परंतु मैं जब उसको खींच रहा हूं ना, उस पत्थर को ऐसा होता है, आप घुमा के देखिए, मैं उस पत्थर को अंदर की ओर खींच रहा होता हूं, बट उसके पास पहले से ही क्या है, एक वेलोसिटी है। और वो वेलोसिटी और जो अपना फोर्स है
वेलोसिटी और फोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाता है, वेलोसिटी एंड जो अपना फोर्स लगता है उन दोनों के बीच में एंगल। अरे ये तो वेलोसिटी होता है तो सर्कुलर पाथ में होता है ना, आप ध्यान से देखोगे ऐसे सर्कल में घूम रही है, अगर इस सर्कल में घूम रही है तो ये वाली है वेलोसिटी होगी। एंड इसके इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स, अपना रस्सी का जो टेंशन फोर्स है। हाँ सर लग तो रहा है, वेलोसिटी इधर लगी, फोर्स इधर, तो यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच का एंगल ही 90 डिग्री आ गया तो इस जो फोर्स लग रहा है ना, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये जो फोर्स है इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है इसको सर्कुलर पाथ में मेंटेन। ओके, ये वाला फोर्स इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करके रखता है, वर्तीय पथ पर गति बनाए रखता है ना। हाँ चलिए मैं थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं कि अगर मैंने पहले बता चुके अपन सर्कुलर वाले के अंदर, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो पक्की बात है एक फोर्स लगना चाहिए जो किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, और इसके पास क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी v होनी चाहिए। और इसकी रेडियस में मान लेता हूं कितनी है, r, रेडियस कितनी है, r। तो इस सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में वो क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ आएगी। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज, अब वापस न्यूटन वाले कहानी पे चलता हूं, कि कोई ना कोई ऐसी जरूर हो रहा है, यहां पर कोई ना कोई खींच रहा है जो उसको खींच रहा है नीचे की ओर, है कि नहीं। अब ये उनको समझ में नहीं आया, अब उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, और दिमाग तो तेज था ही, तो धीरे धीरे उन्होंने एक अपना लॉ दिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉ भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल का जो स्क्वायर इनवर्स लॉ है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, वो दिया इन्होंने, व्युत्क्रम वर्ग नियम। उसके हिसाब से क्या था कि जब भी दो मास होते हैं, जब भी दो मास आपस पास रखे होते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या होने चाहिए, दो मास होने जरूरी हैं, एक है मान लेते हैं m1 और दूसरे का मास कितना है, m2। जब ये आपस में इतनी दूर पर रखें, कितनी दूर पर, r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये इसको खींच रहा होता है, ये इसको खींच रहा होता है, एक्शन रिएक्शन के हिसाब से ये भी इसको खींच रहा होता है, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, है ना। ये बात तो ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाली बात समझ आ रही है, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, लेकिन वो खींचेगा कितने से। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो एक दूसरे को खींचने चाहिए। अब न्यूटन के मन में और क्या क्या सवाल आ रहे थे, क्या क्या क्वेश्चन बन रहे थे, वो सोचिए। एप्पल को फेंका ऊपर, एप्पल नीचे आ गया, या एप्पल जब पेड़ से गिरा तो नीचे आ गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं तो एप्पल जो है वो किसके पास आया, अर्थ के पास आया। अरे अर्थ भी तो जा सकता है एप्पल के पास, बिकॉज एक्शन रिएक्शन के हिसाब से फोर्स तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगी रहे हैं। इसका मतलब था कि ये जो अर्थ है वो भी एप्पल के पास जा सकता था और एप्पल भी अर्थ के पास आया, लेकिन रास्ता किसने चुना, एप्पल ने चुना पृथ्वी के पास आने का, लेकिन पृथ्वी एप्पल के पास नहीं गई। सवाल तो बन ही रहा है ना आपके मन में भी कि क्यों नहीं गई, भाई अर्थ को भी तो चले जाना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था ऐसे। हाँ सर। दूसरा कि वो चांद जो है वो गिर क्यों नहीं रहा। अब उस चांद के ना गिरने का जो रीजन है वो तो बाद में आ जाएगा कि वो किस में घूम रहा होता है। अभी मान के चलते हैं कि केपलर भाई साहब आने वाले हैं थोड़े दिन में, या केपलर भाई साहब के जो लॉ थे उनके हिसाब से क्या पता लगा कि वो एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ में नहीं होते, वो इलेक्ट्रिकल पाथ में होते हैं, यानी दीर्घ वर्ताकार पथ पर घूम रहे होते हैं। वर्ताकार पथ नहीं होता, वो दीर्घ वर्ताकार होता है, सर्कुलर नहीं होता वो, है ना, इलिप्टिकल होता है, ठीक है ना। ये किसने बताया था, केपलर ने बताया था। आपके बुक में एक पेज दे रखा है उसका, और कुछ भी नहीं है, केपलर का नाम दे रखा है, उसके लो भी दे रखा है, डोंट वरी, मैं कराने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में केपलर ने क्या बताया था वो भी। बट जो अपना प्लेनेट है, मतलब कौन, अर्थ, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, मून। इसका मतलब था कि मून जो है वो किस पाथ में घूमेगा, सर्कुलर में। अभी मान लेता हूं किस में, सर्कुलर में। और सर्कुलर में मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी उन दोनों के बीच में जो आकर्षण का काम कर रहा है वो बल कहां काम आ रहा है, उस मून के लिए कहां काम आ रहा है, बोलो, उसको सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए। अब भाई साहब ये जो अर्थ है ना, अर्थ, वो भी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, आपके सन के। देखिए उस टाइम तक ये साबित नहीं हो पाया था, उस टाइम तक क्या था, चर्च का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता था। एंड जो चर्च, मतलब उस उनकी बुक में जो लिखा गया है उन्हीं को सत्य मानते थे। एंड बुक में क्या लिखा गया है कि भैया अर्थ तो अपनी जगह पे स्टेबल है और अर्थ के चारों ओर घूम रहा है सन, ये माना जाता था।
एंड एक बहुत ही फेमस फादर हैं कोपरनिकस, है ना, बहुत ही अच्छे फेमस है, मतलब वो भी फादर है, वो भी यही मानते थे कि आपका जो सन है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करने की कोशिश की कि हाँ इस बुक में सही लिखा हुआ है, बाइबल के बात से बाइबल में ये अगर सही लिखा हुआ है तो उसको प्रूव भी कर देते हैं ताकि लोगों को यकीन हो जाए। लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट से स्टडी करी तब पता चला कि नहीं, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सन तो स्टेबल है, यानी सन का है एक आपका स्टेबल है, बट उसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? आपका अर्थ चक्कर लगा रही है, अर्थ के चारों ओर सन नहीं लगा रहा है। अच्छा, जब ये बात बोली तो मतलब आग सी लग गई एक तरीके से, समझ रहे हो ना, मार्केट एकदम गर्म हो गया पूरी तरीके से, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। उनको फादर के मतलब उस पद से भी निकाल दिया, पता नहीं शायद उनको फांसी दे भी गई थी, नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, भी पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में कि अच्छे से उनके साथ हुआ क्या था, बट हुआ था उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ था, ठीक है ना, मान के चलिए, क्योंकि यकीन करने को तैयार नहीं है लोग, सच को मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतने हजारों सालों से उस चीज को मानते हैं, तो अब अचानक से उसको दिमाग को बदला नहीं जा सकता। बात समझ रहे हो ना? दैट्स वाई ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। कौन सी चीज? साइंस। अब साइंस के अंदर क्या होता है, सिर्फ अपन लॉजिक की बात करते हैं, किसी बुक के अंदर लिखी हुई बातों का कम बात करते हैं, है कि नहीं। अपन मान लेते हैं कोई लिखी हुई बात है, उसको साबित कर लेते हैं, अगर ठीक है तो वो बुक के अंदर अच्छी बात लिखी हुई है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत बात लिखी हुई है। जैसा ये वाला इस वाले केस में हुआ कि अर्थ भाई साहब क्या है, स्टेशनरी है, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, अर्थ तो सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रही है। अच्छा, ये बात पता चली। अब कुल मिलाकर न्यूटन ने जब अपना ये चीज डिस्कवर किया, है ना, और ये बहुत तगड़ी आपकी मैं मान सकता हूं डिस्कवरी है, बहुत ही तगड़ी डिस्कवरी है कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब अगर मेरे पास मास है कि नहीं, मैं और क्वेश्चन आपको करना चाह रहा हूं, मेरे पास मास है और आपके पड़ोसी के पास भी मास तो है, अरे मेरा मास मान लेते 80 kg है, पड़ोसी के पास भी मान लेते 100 kg का मास ले घूम रहे एकदम मस्त तरीके से, तो क्या हुआ कि हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना, मेरे और उनके बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों के पास क्या है, मास। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि मैं अट्रैक्शन हुआ और मैं ऐसे किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आगे चिपक गए ना, ऐसा नहीं होने वाला, या मैं उनके पास चला, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है क्या, डीओ लगाने वाले ऐड ना देखें उनके अलावा, ऐसा होता है क्या कि आप ऐसे करो और आगे चिपक जाएं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? अभी तो आप कह रहे हो कि अगर किसी के पास मास हो तो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इन्होंने जो लो दिया उसके हिसाब से जो चीजें निकल गई वो बताऊंगा कि क्यों अट्रैक्ट नहीं करते हैं, या अट्रैक्शन फील क्यों नहीं होता है। मैं इस दीवार को अट्रैक्ट, मेरा हाथ जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना भाई, खींचा चला गया, नहीं हो रहा ऐसा, बात समझा रही है ना? हाँ, वो क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने बताया कि जो फोर्स लगता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, तो इनसे ही आने वाला है अपना ग्रेविटेशन, प्रोपोर्शनल हो गया किसके, m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहां से जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया गया, g आया, और g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये बना आपका क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ध्यान से देखिए, यहां पर मैं यूनिट की बात करता हूं, तो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन। तब तक न्यूटन ने खोज करिए, तब तक न्यूटन के जगह अपन क्या मान लेते हैं, F = ma, वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बाद में अब आज तो अपन क्या यूज करते हैं, न्यूटन ही यूज करते हैं, बट जब न्यूटन ने खुद निकाला तो उन्होंने खुद ने तो दिया नहीं है यूनिट, वो तो बाद में उनके सम्मान के अंदर दिया गया कि हाँ भाई अच्छा आदमी था, अच्छा काम करके गया। तो यहां से अगर यूनिट निकालोगे तो इसकी होगी न्यूटन, ये क्या किलोग्राम, ये भी क्या है किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर बन गया, ये क्या है मीटर स्क्वायर। तो क्या यहां से जी की यूनिट निकाली जा सकती है, क्या निकाली जा सकती है, और जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट क्या आएगी इसकी, जी की यूनिट क्या आएगी, देखना, ये न्यूटन
और ये मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में, ये किलोग्राम किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसकी क्या आ चुकी है, यूनिट, ये जी की वैल्यू होती है। अब अगर ये दो चीजें अपने पास हो, कौन सी, मास हो दोनों का और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता हो, तो उन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो पहला काम यही कर लेते हैं कि मैं और मेरे पड़ोस में रहने वाले के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कि हम दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। तो मैं मान लेता हूं, फिलहाल के लिए मैं मानना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, मुझे मेरा तो पता है, पड़ोस वाले का पता नहीं है। तो मेरा जो मास है, मान लेते हैं कि मेरा मास है 80 kg, मानना नहीं है ज़्यादा ही इससे, और जो दूसरा है पर्सन उसका मास है 50 kg, मान लेते क्या, नहीं 60 kg, चलो 60 kg मान लिया। और अगर मान लो किसी दिन हम दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 1 मीटर, कैलकुलेशन इजी रखने के लिए कर रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है, बढ़िया सर। तो बताओ हम दोनों के बीच में जो फोर्स आया वो कितना लगेगा, वो फोर्स लगेगा जी की वैल्यू रख दो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m180 इंटू में m260 डिवाइड बाई आर स्क्वायर कितना कर दो 1 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ध्यान से देखो f इज इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट कितना आएगा 1 और 1 मतलब 2 जीरो आ गए, 2 जीरो कम कर देंगे तो कितना आ रहा है 10 की पावर -9 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में कितना हो गया, ये 64 हो गया, और 64 को 6 से गुना कर दो तो 64 है, तो मतलब 64 को 60 लिख सकते हो ना, ऑलमोस्ट 64 आएगा, ये 64 के 60 लिख दो तो ये कितना आएगा 360 के आसपास आएगा। मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ 360, जिसमें से हाँ ठीक है 360 आने वाला है इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अब ये देखो ना कितना जीरो लगेगा, इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये फोर्स जो आएगा वो लगभग 0.0000 1 2 3 4 5 6 जीरो आने वाले क्या, हाँ इस टाइप से आएगा। अरे भाई कितना कम बल आ गया है, जो फोर्स आया है वो बहुत ही कम आ गया, तभी तो मुझे फील नहीं होता। अच्छा ये कारण है, ये फोर्स ही क्या रहा है, लगभग जीरो के बराबर आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, ये जी ने कमाल कर दिया, ये जी ने कमाल कर दिया। लेकिन मैंने जो बॉल फेंका था, मैंने जब बॉल फेंका था ऊपर की ओर, तब तो वो नीचे आ गया था। इसका मतलब पृथ्वी ने उसके ऊपर तगड़ा बल लगाया, धरती माता ने खींच के बल लगाया, वो उसके ऊपर कितना लगाया होगा। तो मैं मान लेता हूं जो मैंने बॉल फेंकी वो कितने की है, 1 kg की है। कितने की है, 1 kg की है, ठीक है सर। और जो मेरी अर्थ है मतलब पृथ्वी है वो कितने की है, मास ऑफ अर्थ एम ई लिखूंगा मैं। एम ई जो आता है आपका, एम ए आता है मेरे ख्याल से 6 इंटू 10⁻24, यस 6 इंटू 10⁻24 kg, मेरे ख्याल से इतना ही है, ठीक है। हाँ तो अगर मैं इसको कितना ऊपर फेंक देता हूँ, 1 मीटर ऊपर फेंक देता हूँ, हाँ लेकिन 1 मीटर का फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए एक्चुअली क्या है, जब अपन फोर्स निकालते हैं तो इसके सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो इसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे इसके सेंटर के और मैंने जो ऑब्जेक्ट फेंका उनके सेंटर के, तो वो ऑलमोस्ट कितना है, 6400 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 6.4 किलोमीटर का आ गया, 10⁻3 यहाँ से आ गया इंटू में 10⁻6 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट, ये इतना क्या आ गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब जब सारे वैल्यूज पुट किए जाते हैं तो f इज इक्वल टू कैसे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में मास ऑफ इस बॉल का कितना है 1 इंटू में अर्थ का कितना है 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई ये कितना आ गया 6.4 इंटू 10⁻6। जब ये सारी वैल्यूज पुट कर, इसका भी स्क्वायर आएगा, जब ये सारी वैल्यूज पुट करती जाती हैं तो जो आंसर आता है वो ऑलमोस्ट कितना आता है 9.8 के आसपास आता है। कितना आता है 9.8 के आसपास, मैं लिख देता हूँ लगभग 10, है ना, एग्जैक्टली शायद 9.8 आएगा। इतना न्यूटन आ रहा है, इतना न्यूटन फोर्स है। अच्छा ये काफी अच्छा फोर्स है। देखो पहले पिछली बार जब आया था वो कितना था 0.00000, कितने जीरो लगे थे, और ये तो देखो 10 आ रहा है, बढ़िया। ये फोर्स तो उसके कंपेरिजन में अरबों गुना हो गया, अरबों गुना बढ़ा, इसीलिए इसके ऊपर तगड़ा फोर्स लगा। अरे लगा कि नहीं लगा, जी सर बढ़िया वाला फोर्स लगा इसके ऊपर, तो मस्त तरीके वाला फोर्स लगा, इसलिए क्या आ गई खींचे चली आई। सर इसका मतलब है कि जितना फोर्स बॉल के ऊपर लगा उतना ही तो ग्राउंड के ऊपर लगा होगा। हाँ इसका मतलब है सर ये बॉल है और नीचे अपनी जमीन भी है, यानी इसके ऊपर कितना लगा है 10 न्यूटन, तो इसके ऊपर भी कितना लगेगा 10 न्यूटन। अच्छा तब ये इसके पास आई, ये इसके पास क्यों नहीं गई, इसका रीजन देखें। इसका सीधा सीधा रीजन ये है क्योंकि इसका मास कम है। अगर मास कम होता है तो F बराबर m, आपको तो पता ही होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा F अपॉन में m, और इसका एक्सेलरेशन भी कैसे आएगा F अपॉन में m e।
इसका मास कितना है 1 kg और इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 10, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसका निकालेंगे एफ तो 10 आ गया, लेकिन मास देखो कितना ज्यादा है 6 × 10⁻24। अरे भाई साहब जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट कितना आ गया 0। तो अर्थ का तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं आया। अच्छा बहुत भारी है, अर्थ को मूव करने में क्या आता है बहुत जोर आता है। अच्छा सर मोशन वाले में पढ़ा था, मोशन में पढ़ा था नहीं लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था कि जो इनर्शिया होता है वो किसका मेजरमेंट है, एक तरीके से मास का। अगर मास ज्यादा है तो हिलाने में ज्यादा जोर है कुल मिलाकर, तो इसका मतलब अर्थ का मास बहुत ज्यादा हो गया। अगर अर्थ का मास ही ज्यादा है तो उसको मूव कराने के लिए भी हमको बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई वो एप्पल ही अर्थ के पास आया, अर्थ एप्पल के पास नहीं गया। बट फोर्स तो दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट लगे ही थे। हाँ बट ये नहीं जा पाया बिकॉज इसका मास क्या है बहुत ज्यादा है। ये बात समझ आ गई होगी मेरी अच्छे से, ठीक है ना, कि क्यों नहीं गया अर्थ और वो क्यों आ गया। ये रीजन अच्छे से समझ में आ गया ना। और नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे खास बात बताता हूं मैं, ये हमेशा कैसा लगता है नेचर में अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है अट्रैक्टिव, यानी हमेशा ये क्या कर सकता है आकर्षित ही कर सकता है, प्रतिकर्षित नहीं कर सकता भाई साहब। क्या कर सकता है आकर्षित, यानी वस्तु को खींच सकता है। यानी अगर इसके पास मास है और इसके पास मास है तो ये इसको खींच सकता है, दूर नहीं फेंक सकता। प्रतिकर्षित यानी रिपल्सन वाला नहीं है। लेकिन जब दो प्लस और प्लस जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में देखते हैं या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच देखते हैं तो उनके बीच में कैसा लगता है रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में रहेगा रिपल्सिव और इन मतलब उनके बीच में रिपल्सिव हो सकता है। जैसे मैग्नेट होती है उसके अंदर भी अगर नॉर्थ पोल आमने सामने आएंगे तो उनके बीच में कैसा रहेगा रिपल्सन, और साउथ पोल आएंगे तब भी रिपल्सन। नॉर्थ और साउथ आते हैं तब उनके बीच में क्या होता है अट्रैक्शन होता है। तो वहां तो मतलब देखना पड़ता है कि कब अट्रैक्शन होगा या कब रिपल्सन होगा, बट यहां देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ही कैसा होने वाला है अट्रैक्टिव नेचर का होने वाला है। तो धीरे धीरे उनको सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। अब जो मून है वो धरती पे क्यों नहीं गिर जाता, इसका रीजन पहले बता दिया कि हम मान के चल रहे हैं वो किस में घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जैसे ये अर्थ हो गई बड़ी सी, और यहां से ये क्या मान लेता हूं मैं मून है छोटा सा, और ये किस में घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसको घूमने के लिए क्या चाहिए, एक इधर से इधर घूम रहा है इस तरीके से, तो इसको घूमने के लिए क्या चाहिए फोर्स चाहिए। फोर्स जो वेलोसिटी क्या हो जाए परपेंडिकुलर, और ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। अगर मून कल को यहां पर आ गया तो वेलोसिटी तो इधर हो जाएगी और फोर्स लगेगा इधर। कल को मून घूमता घूमता इधर भाग रहा है तो फोर्स किधर लगेगा इधर। तो देखो हमेशा क्या लग रहा है परपेंडिकुलर ही लग रहा है ना, v इधर है और f इधर है, तो हमेशा क्या लग रहा है f वेलोसिटी का परपेंडिकुलर। इसका मतलब हुआ इस फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो हमेशा कितना आने वाला है 0। ये फोर्स कभी वर्क नहीं करने वाला इसके ऊपर। ये क्या प्रोवाइड करता है इसको सर्कुलर पाथ। ये जो फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करता है इसको सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगाता है, अभिकेंद्रीय बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है अभिकेंद्रीय बल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है भैया, सेंट्रीपेटल फोर्स लगाने का काम करता है कौन, ये आप ऐसे समझिए कि प्रोवाइड कौन करता है, ये करता है। थोड़ी सी चीज और बता देता हूं मैं, देखो चलो बाद में बताता हूं, ठीक है ना, बाद में नहीं अभी बताता हूं, लेकिन है क्या चीज वो। उस टाइम मार्केट के अंदर धूम मची हुई थी कि सबसे अच्छा आपका जैसे खगोल शास्त्री है वो कौन है, जो मतलब प्लेनेट है उनके मोशन को कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। उन सभी के अंदर मतलब बहुत सारे ने ट्राई किया। गैलीलियो था, आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा। उन्होंने तो क्या किया था एक आपका टेलीस्कोप ही बना दिया था, और वो शानदार, जिससे बस दिन रात इमेजिनेशन करते रहते थे कि कब कौन सा आपका जो प्लेनेट है किधर आ रहा है किधर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। उसी कड़ी में आया था केपलर, ठीक है ना। और केपलर ने क्या किया वो अपन समझ लेते हैं। आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई हम डिस्कस कर रहा हूँ, वरना 11th के क्लास में तो मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करते हैं, वो वहीं पर समझाऊंगा तब वो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। बट अभी के लिए समझ लीजिए केपलर ने क्या बताया। केपलर के 3 लॉ हैं बेसिकली। तो पहला लॉ क्या है वो बोलता है कि हर प्लेनेट क्या है, हर प्लेनेट, सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेनेट की। जैसे अर्थ जो है वो प्लेनेट है। प्लेनेट किसे कहेंगे, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। प्लेनेट एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड सन, उसे क्या कहेंगे अपन, आपका प्लेनेट बोलेंगे। और सैटेलाइट किसे बोल देंगे, जैसे अर्थ के लिए मैं बोलूं, अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम रोज भेज ही रहे हैं,
लेकिन आपका जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है? मून है, ठीक है ना। हाँ, मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी प्लेनेट के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? आपका सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। और ग्रह किसे बोलते हैं या प्लेनेट किसे बोलते हैं? जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसका पहला जो लॉ था केपलर का वो यही था कि हर प्लेनेट किस पाथ को फॉलो करता है? दीर्घवृत्ताकार। ये दीर्घवृत्त बन गया क्या? पता नहीं, आजकल की मेरी ड्राइंग जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज्योमेट्री लगाने की। ये थोड़ा अच्छा बना है, थोड़ा अच्छा बना है। हाँ, अब इसकी क्या होती है? दो फोकी होते हैं, ठीक है ना, जिनको मैं ना भी बोल सकता हूँ, है ना। दो फोकस होते हैं, समझ लो, इधर भी और इधर भी। किसी एक फोकस पर कौन होता है? सन होता है। किसी एक फोकस पर सन होता है। जैसे सन ने अपना ठिकाना यहां कर लिया, ठीक है ना, बढ़िया है सन, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ऐसे पड़ा है। और क्या होता है? जो सन, जो दूसरा प्लेनेट होता है, प्लेनेट उसको बोलूंगा मैं क्या? ग्रह। ये ग्रह किस में घूमता रहता है? दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। ये पहला था किसका? केपलर का, ठीक है ना। संवेग संरक्षण से ये सारी चीजें अपन देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया? हाँ, ये पूरा बता दिया। सन एक नाभि पर होता है, यानी एक फोकी पे होता है। किस में घूमता रहता है? इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमता रहता है। कौन? प्लेनेट। और सन कहां पर है? फिक्स है, किस पर? फोका पर। बढ़िया है सर, ये पहला लो है। और दूसरा लो क्या है सर? दूसरा लो है कि भैया, जैसे दूसरा लो मैं इसी के अंदर बता रहा हूं वैसे, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है वो बेसिकली। तो दूसरा क्या है कि ये बोला कि अगर मान लो इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? टी। कितना टाइम लगता है? टी। तो ये इतनी देर में कोई ना कोई एरिया कवर करेगा ना, ये वाला, बोलो। हाँ, तो जो ये एरिया है इसको क्या नाम दे दूं मैं? ए नाम दे दूं। हाँ, तो ये टाइम कितना लिया? ए। अब मैं मान लेता हूं कि अगला जो ये एरिया है, ये एरिया कितना है? ये यहां तक का एरिया है, तो इसको यहां से यहां तक आने का टाइम भी कितना लगेगा? टी। यानी इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करता है। एरिया जो कवर किया है ना उसने, वो क्या होगा? हर बार इक्वल ही आने वाला है। ये दूसरा लो गया। पहला क्या है? पहला तो है कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। दूसरा क्या है? जो ये एरिया इसको कवर किया है, जितने एरिया को, अगर उसने टी टाइम लिया है तो उतने ही एरिया को कवर करने में भी सेम टाइम ही लेगा। ये दूसरा लो गया। इसका मैं मैथमेटिकली प्रूफ अभी दे सकता हूं चाहूं तो, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए मुझे एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप उसको 11th वाली क्लास में पढ़ें, जब वो 11th में हो जाए, या अगर इच्छा हो रही है देखने की तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जब 11th की क्लास में आएगा तो वहां पे सीख जाना, ठीक है ना। फिलहाल पहला समझ गए, दूसरा समझ गए, तीसरा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कुछ इसके अंदर खास है नहीं। अगर मैं सर्कुलर मान के भी करूंगा ना तो भी हो जाएगा। जैसे मान लेता हूं ये सन है और ये कौन है? अर्थ है, या कोई भी और प्लेनेट है। इसका स्मॉल मास है, इसका कैपिटल मास है, और इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है? आर। यहां मैंने सर्कुलर मान लिया, उसका डिस्टेंस कितना मान लिया? आर। और उसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? टी। कितना टाइम लगता है? टी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसको एक फोर्स की जरूरत है, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आता है? बोलो, mv² आर आता है। ये मैंने सर्कुलर वाले जो चैप्टर है उसके अंदर करवा दिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv² आर। एम खुद का हो जाएगा, वी भी खुद का होगा, मतलब वेलोसिटी इधर होगी इसकी, ठीक है सर। अब ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो इधर एक फोर्स लग रहा है ना भाई, इधर एक फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना आएगा? जी एम, छोटा एम बड़ा एम, डिवाइड बाई उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना ही आएगा ना? जी सर, इतना ही आने वाला है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, पहला और दूसरा इसी के अंदर मैंने समेट दिया है। पहला तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। दूसरा क्या है? इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करेंगे। तीसरा मैं ये बताना चाह रहा हूं, तीसरा क्या है? तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? mv²/r इज इक्वल टू जी छोटा एम बड़ा एम डिवाइड बाई r²। ध्यान से देखना, एक r से r कट गया, एक m से m कट गया। यहां जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो कितना आ गया? gm/r आ गया। आया ना इतना? अब ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर पाथ में, तो इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? मैंने बताया टी टाइम लगेगा, लेकिन वो लगेगा कितना? वो देखो, v इसकी स्पीड है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr डिस्टेंस कवर किया ना, ये देखो 2πr। अरे पेरीमीटर के इक्वल, हाँ सर किया तो सही, 2πr। और डिवाइड कर दो किससे? v से। जी सर। और v की वैल्यू कितनी आ रखी है?
यही अर्क है ना, इसको रख दो बस, कुछ नहीं करना। तो t इज इक्वल टू, ये v नहीं है, ये v स्क्वायर है, ये v नहीं है, ये क्या है, v स्क्वायर है, v स्क्वायर। अच्छा, तो मुझे यहाँ स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई v स्क्वायर। अब v स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट कर दो। जैसे ही मैं पुट करने जाऊंगा तो कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर है ना, अब v का स्क्वायर करो तो ये क्या बनेगा, g बड़ा m का स्क्वायर डिवाइड बाई r। ये r ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा, t स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइड बाई जी एम स्क्वायर। देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं रह गई हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता कुछ रही हुई। बट ये चीज देखो, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और मास ऑफ सन वो भी कांस्टेंट है, वो तो बदल नहीं रहा। तो इसका मतलब हुआ कि जो टाइम का स्क्वायर आया है वो क्या आया है, इज इक्वल टू के टाइम्स, के मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, इनटू में उनका जो एवरेज डिस्टेंस है उसके क्यूब के। ये क्या है, केपलर का थर्ड लॉ है। ये क्या है, केपलर का थर्ड लॉ है। तो केपलर के तीनों नियम मैं फिर से दोहराता हूं, आपके बुक में सीधा गिवन है रे भाई, सीधा गिवन है, और एक पेज दे रखा अलग कलर में वो भी, ठीक है ना। दैट्स वाई मैं ये चीज बता रहा हूं। पहला नियम क्या है केपलर का, ये जो मोस्ट प्लेनेट है वो सारे के सारे किस में घूमते रहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ में, इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहते हैं। दूसरा नियम क्या है कि ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। अगर टी टाइम में ए एरिया यहां कवर कर रहा है तो अगले टी में भी एक कवर करेगा। और अगर मैं टी टाइम ले लूं यहां पर कि यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा टी, तो अगर किसी दिन मैं ये एरिया निकालूंगा ना वो भी कितना आएगा, ए ही आएगा। अगर मैं यहां पर ले लूं टी टाइम तो वो एरिया निकालूंगा तब भी कितना आएगा, वो ए ही आएगा। यानी हर बार जो सेम टाइम के अंदर एरिया क्या आने वाला सेम, या आप एरिया निकालने लीजिए तो टाइम क्या आएगा, सेम। ये उनका था, बढ़िया था। दूसरा, तीसरा क्या है, वो एक सर्कल मतलब एक कंप्लीट साइकिल करने में उसको जितना टाइम लगता है उसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के, एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के। जैसे आपका जो अर्थ है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज और आपका 6 आवर, इतना लगता है, ऑलमोस्ट इतना लगता है। तो 365 डेज यानी 365 दिन और 6 घंटे, ऊपर इतना भी लगता है। अगर इतना टाइम लग रहा है उनको, अगर इतना टाइम लग रहा है अर्थ को, तो ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए, ऑब्वियसली फॉलो होगा। के की जो वैल्यू वो अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन अर्थ और किसके सन के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। अरे कर सकते हैं ना, तुम थोड़ा ध्यान से दो, तुम ये सोचो तो सही कि हमने कैलकुलेट कैसे करी होगी ये वाली डिस्टेंस, है कि नहीं। ये यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ना बढ़िया आसानी से। क्या अपने पास टाइम है, अरे है कि नहीं है, टाइम तो है ना। टाइम कितना है, 365 डेज एंड 6 आवर। अरे ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, 365 1/4 डेज, ऐसे 365 1/4 डेज, वो ऑटोमेटिकली इतना है तो वो भाई ठीक है सर, इतना होता है, बढ़िया सही। टाइम आ गया, ये के की वैल्यू, ये सब की वैल्यू अपने पास है, इन सबको कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी। इसका मतलब है कि अपन किसी दो प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका हुआ है ना, एक तरीका तो हुआ, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये चीज़ समझ आ गई ना, ठीक है सर, ये समझ आया, ठीक है। न्यूटन के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा अभी तक तो, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ ये यूजफुल कितना है, कितना अपना काम का था, या ऐसी ऐसी कौन सी चीजें थी जिनको ये एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि ये इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरता है उसको एक्सप्लेन कर पाया। पहली बात तो ये जो अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, वो किस किस को एक्सप्लेन कर पाया। पहली चीज जिसको एक्सप्लेन कर पाया वो क्या है कि सभी के सभी ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई पार्टिकल जो है, मतलब जो मून है वो गिरता क्यों नहीं है कि नहीं, और जो अर्थ है वो सन पे क्यों नहीं गिर जाता, मून अर्थ पे क्यों नहीं गिर जाता। यानी प्लेनेटरी मोशन को, एक तरीके से किसको, प्लेनेटरी मोशन को, जिसको ज्यादा अच्छे से किसने एक्सप्लेन किया, केपलर ने, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया केपलर वाला। तीसरा आपने सुना होगा ज्वार भाटा, है ना, जिसको टाइड बोलते हैं। टाइड आते हैं कहां पर आते हैं, टाइड समुद्रों में आते हैं। समुद्रों में क्या होता है, समुद्र आम दिनों पे क्या होता है, ऐसे लहर से उठती रहती है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल होता है, इतना एयर फ्लो करता रहता है, उसकी वजह से ये यहाँ पे लहरें बनती रहती हैं। ये नॉर्मल है, यहाँ पे वेव बनती है, वो नॉर्मल है।
लेकिन किसी दिन क्या होता है, जैसे ये अर्थ की सरफेस के ऊपर हो रहा है सारा काम, लेकिन किसी दिन क्या होता है, मून जो है बिल्कुल ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। अब उससे क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है या ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो बहुत तगड़ा लगता है, तो ये जो होती है ये आकाश की तरफ उठने लगती है और बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। तो ये बहुत ऊंची ऊंची हाइट तक उठता है, ये पानी बहुत ऊंचा ऊंचा हाइट तक उठता है, वापस नीचे गिरता है। अब जब नीचे गिरता है ना, तो यहाँ से क्या निकलती है, बहुत तगड़ी वेव जाती है, तो समुद्र किनारे तक जाती है, किनारे का जो भी कचरा होती है वो साफ कर देती है। कितना अच्छा काम है, किनारे पे कचरा भी नहीं रहेगा और सारा साफ भी हो जाएगा। बात समझिए, टाइड कहाँ से बना है, ये कहाँ से बना है भैया, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया न्यूटन ने। अरे कर दिया ना, हाँ, कि अपना जो मून है वो जब क्या आता है, पास में आता है, अर्थ के ज्यादा पास में आ जाता है। अगर अर्थ के ज्यादा पास में आ गया तो उस टाइम क्या बनेंगे, टाइड बनेंगे। अच्छा, ये वाली बात है। इस तरीके से क्या था, ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया था, है ना। अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, वो कर लेते हैं। बाकी आपका ये जो लो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक अच्छी चीज है, वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन अभी आप ध्यान में रखेंगे कि लो क्या था। तो लो क्या है भाई, F = G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, जिनके मास क्या है m1 m2। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो ना, g की वैल्यू निकालोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सिंपल है ना ये चीज। अरे बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं है। और अपना केपलर के तीनों नियम आप ध्यान में रख सकते हो ना, हाँ रख लेना भाई। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थ का मास जो है, क्वेश्चन है आपका अर्थ का जो मास दे रखा है वो है 6 × मास ऑफ अर्थ, एम ही लिख देता हूँ चलो मैं, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। मास ऑफ मून दे रखा है आपको 7 पॉइंट समथिंग दे रखा है सर, हाँ 7.4 × 10⁻22 kg, लगभग 100 गुना हल्का है। हल्का नहीं, मास कम है, हल्का नहीं, मास मतलब 100 गुना कम है, ठीक है। अर्थ का मास आ गया, ये मून का मास आ गया, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है, हाँ 3.84 × 10⁻5 मीटर, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है जी। अब अपन फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स कितना आएगा, जी की वैल्यू पुट कर दो। जी की वैल्यू आपको सबको पता होनी चाहिए, 6.67 × 10⁻11 इंटू में m1, यानी किसी एक का मास पुट करो, वो कितना है 6 × 10⁻24 इंटू में दूसरे का मास कितना है 7.4 × 10⁻22 डिवाइड बाई उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, तो 3.84 × 10⁵ का स्क्वायर। देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये 3.84 को क्या मान सकते हो, ऑलमोस्ट 4 मान सकते हो। 4 मानोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया। अगर आप इसको बढ़ा रहे हो ना, इसको बढ़ा रहे हो तो इसको भी लगभग 7 कर लो, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। 7 करने में कोई हर्ज नहीं। कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करना है आपको, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट करोगे तो थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ सकता है, नहीं कभी करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बट आपके ऑप्शन अगर अप्रोक्सीमेट में है तो आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करो ना भाई। कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। देखो इसको मैं बढ़ा के 4 कर लूँ, 4 करते ही कितना हो जाएगा 16, ठीक है सर। एंड इसको बढ़ा लोगे तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना आएगा 6। इसको भी बढ़ा देता हूँ तो ये कितना हो गया 8। अरे ये 2 बार है ना, तो 2 बार बढ़ा दिया मैंने ऊपर ऊपर में। इनटू में ये 10⁻11 है और ये 22 है, तो 22 और ये कैंसिल आउट हो कितना बचेगा 10⁻11। अरे अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये 22 प्लस का ये -11, तो कितना बचेगा 11 बचेगा। अब नीचे देखो 10 की पावर कितना बचेगा 10, अरे आएगा ना, नीचे कितना आएगा, ये बनेगा 10 की पावर 10, तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा कितना बनेगा 10 की पावर -10, कितना बनेगा 10 की पावर -10। इसमें से कम करोगे 11 में से कम हो गया 10, कितना बचेगा 1, और 1 इसमें ऐड कर दो तो 10 की पावर कितना आएगा 25। अगर 25 आ रहा है तो अभी थोड़ा कुछ कैंसिल आउट करने की जरूरत है, 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये कितना आ गया F = 7 × 21 × 10⁻25 आएगा। ओके, तो ये अपना अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट आंसर है, बट ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। ओके, अब अगर मैं पूछूं कि अर्थ जो है मून के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है और टाइप कैसा टाइप है, तो आप बताना 21 × 10⁻25 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, और ये कैसा है नेचर में अट्रैक्टिव, यानी आपका आकर्षण प्रकृति का। और मून कितना लगा रहा है, अरे भाई इतना ही लगा रहा है एक्शन रिएक्शन के हिसाब से, तो वो भी इतना ही आएगा। ओके, ये चीज थी, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लग तो नहीं रहा, बट हो भी सकती है, ठीक है ना। हाँ, अगर है तो उसको ठीक कर लेना, बट मैंने अभी तक ठीक किया तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। ओके भैया, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है,
आपका जो ये इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ, जो आपका फोर्स होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ का मतलब क्या है। मैं बोलूँ अगर दो आपके ऑब्जेक्ट है m1 और m2 और ये कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर डिस्टेंस पर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है मैं इसको F नाम दे रहा हूँ और F के बजाय F1 दे दूँ। F1 का मतलब जब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तब लग रहा है आपका 100 न्यूटन। कितना लग रहा है 100 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया, ठीक है ना, और बढ़ा के कर दिया 2 मीटर। कितना कर दिया 2 मीटर कर दिया। जैसे ही मैं 2 मीटर करूंगा तो ध्यान से देखना ये 2 का स्क्वायर होगा तो यानी 4 गुना कम हो जाएगा। तो अब जो फोर्स आने वाला है वो कितना आएगा 25 न्यूटन। यानी फोर्स देखो कितना तावड़ा तावड़ा नीचे जा रहा है, नहीं बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा रहा, कम हो रहा है। यही तो है भाई इस इनवर्स स्क्वायर लो, यही है बस। मतलब कुल मिला के अगर आपसे पूछे तो लिख देना ये चीज। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस गलती से मैंने 3 मीटर कर दी या 4 मीटर कर दी, कितना 4 कर दी, तो अब कितना हो जाएगा, है ना, इससे डबल हो गई है, ये इससे डबल हुई तो ये इससे डबल हो गई, तो इसमें किसका भाग दो 4 का भाग दे दो। जैसे 4 का भाग दो तो कितना आएगा 6.25 आएगा। तो फोर्स जाएगा 6.25 न्यूटन। या 100 के अंदर किसका भाग दे दो 16 का, तो भी इतना ही आने वाला है, मेरे ख्याल से इतना आएगा, ठीक है ना। हाँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो डिस्टेंस को अभी तक देखो यहाँ 1 से कितना करते हैं 4, तो फोर्स कितना कम हो गया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैंने क्या किया, बेसिकली हमने इवेंट्स को समझने की कोशिश करी है कि वो क्यों हो रही हैं, उनके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। न्यूटन ने भी यही कोशिश करी और उन्होंने उसको मैथमेटिकली रूप से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। मैंने बताया ना, ऐसा नहीं है कि किसी और ने सोचा बट वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए इवेंट्स को जैसा न्यूटन ने किया था। बहुत बढ़िया था। एंड उनका आज नाम है, उनके नाम पर पूरा का पूरा एक यूनिट बना दिया हमने, फोर्स का यूनिट बनाया गया, वो क्या है न्यूटन, है कि नहीं। एंड उसके अलावा उनको जो प्लेनेटरी मोशन है वो किसने समझाया था ज़्यादा अच्छे से, न्यूटन के बजाय केपलर ने समझाया था, ठीक है ना। केपलर ने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि जो सारे के सारे हैं वो किस में घूमते हैं, एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। और दीर्घवृत्त की क्या होती हैं, 2 फोकाई होती हैं, किसी एक फोके पर क्या होता है आपका सन होता है। एंड दूसरा जो आपका केपलर लॉ है वो क्या है कि इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करता है। और तीसरा जो है वो क्या बताया था उन्होंने, टाइम का स्क्वायर इक्वल टू प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, सन और प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस के एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के, एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के ना, टी स्क्वायर इक्वल टू के आपका आर क्यूब आया था। यस दैट्स इट, ये आया था ना, हाँ भाई ये था। ओके, ये चीज़ अब छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। हाँ सिलेबस का पार्ट तो है बिकॉज आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, दैट्स राइट, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से नोट्स बना लोगे, और अगर आपको कोई पीछे क्वेश्चन मिलता है इससे रिलेटेड तो वो भी ध्यान में रख लोगे ना, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।